कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ बिल्कुल एकदम मस्त होंगे। चलिए, आज क्लास थोड़ी सी लंबी है और आज क्लास के हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए, लेकिन एक बात और, एक बच्चे ने पेन ये गिफ्ट किया हुआ है, तो ऑफिस में रखा हुआ था। तो बच्चा बोला कि क्या नाम है सर, आपके लिए कोई पेन ये छोड़ के गया है, काफ़ी कॉस्टली पेन है। तो मैं आप लोग सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कोई कॉस्टली गिफ्ट या आइटम कोई लेके ना आए। कि इस बात के लिए मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आपका विद्यार्थी जीवन है और मैं भी विद्यार्थी रहा था, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं। तो आप जनरली मुझे एक फूल भी गिफ्ट कर देंगे, तब भी मेरे लिए आपकी मेरी नज़र में आपकी वैल्यू उतनी है और आपका प्यार मेरे लिए उतना ही बना रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी से कि इतना कोई महंगा गिफ्ट ना लाए। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी क्लास है आपका संविधान एक परिचय, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान की प्रकृति के बारे में, और संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, और संविधान की प्रस्तावना, BST बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे सहकारी संघवाद क्या होता है, एकात्मक हमारे संविधान के जो लक्षण हैं उसको हम देखेंगे, और संघात्मक लक्षणों में भी देखेंगे कि कौन कौन से संघात्मक लक्षण हैं जो हमारे संविधान में हैं। और अंतिम चर्चा करेंगे हमारे भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, कि हमारे संविधान कहाँ कहाँ से किन किन प्रावधानों को लेकर हमारे संविधान में उन्हें रखा गया, डाला गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज हम किस संविधान। तो एक बात आप सुनिएगा कि संविधान और जो राजनीतिक सिस्टम है, इसकी जो दार्शनिक आधारभूत तत्व हैं, उससे अभिप्राय उन आदर्शों से है जिन आदर्शों से भारतीय जो संविधान है प्रेरित। हमारा संविधान यूं ही अनायास नहीं बना है, बल्कि वो बहुत चीज़ों से प्रेरित है, उन नीतियों से है जिन पर यह संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। और हमारे संविधान की जो अंतरात्मा है वो आपका न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व यानी भाईचारे से आपका रचित है। हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की एक आधारशिला है। प्रस्तावना क्या है, कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक सार है, उसका दर्शन है, एक तरह से कुंजी है, और यह उसकी प्रेरणा है। इसमें दार्शनिक जो तत्व हैं, दार्शनिक जो आधार हैं, दार्शनिक जो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे उसमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में निहित है। और संविधान के समस्त प्रावधान प्रस्तावना में हमारे निहित भावनाओं से प्रेरणा लेते हैं। मतलब कि जब भी हमारे के संविधान की व्याख्या की जाती है तो हमारे जो आदर्श जो प्रस्तावना पढ़े हैं वो हमारे आदर्श जो हैं प्रेरणा का स्रोत बनते, वो हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कानूनी तौर पर या कानून प्रावधान तो यह है कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इस प्रस्तावना के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, हम अपनी क्लास को आगे और बढ़ाएं। व्यवहार में ये हमारी कार्यपालिका और विधायिका को मार्गदर्शन दिलाने वाला एक तरह से प्रकाश स्तंभ है, और ये हमारे
सरकारों का एक दिशा तय करता है कि जब भी कोई कानून या जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो हमारे सरकारों की क्या प्राथमिकताएं होंगी। चलिए, तो संविधान किसी देश का, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है और ये बताता है कि उस देश की सरकार किस प्रकार से आगे ग्रोथ करेगी, किस प्रकार से सरकारें चलेंगी और किस प्रकार से सरकारें ग्रोथ, आपकी समृद्धि है, विकास है, देश के लिए योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कानून हैं, किस प्रकार से ये बनाएंगे और सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये भी आपका संविधान निर्धारित करता है। तो जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि किसी देश का जो संविधान है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का ये बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों को स्थापना करता है, उन्हें शक्ति देता है और उनके दायित्वों का निर्धारण करता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जो शक्ति है, जो पावर है, वो जनता में निहित है। द एब्सोल्यूट जो सोर्स होता है शक्ति का, वो आपकी जनता में निहित है। किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि भी कहा जाता है, यानी कि एक तरह से मूल विधि होता है जो उसकी संपूर्ण राज्य व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर आपकी आधारित होती है। तो अब बात करें हमारे अपने जो वर्तमान का हमारा जो संविधान है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारतीय लोगों के द्वारा, जाहिर सी बात है, और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो तत्कालीन संविधान में हमारे पास में जो है, जब कितने संविधान में आपके 22 भाग थे, भागों की संख्या आपकी 22 थी, आर्टिकलों की संख्या 395 थी और आपकी 8 अनुसूचियां थी। ये तत्कालीन समय की बात हो रहा है जब संविधान लागू हुआ था। अब वर्तमान में हमारे पास में 450 प्लस हमारे आर्टिकल हैं। ध्यान रखने का, ये आपका फैक्चुअल टॉपिक है और आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में आपके जो है 450 से अधिक अनुच्छेद हैं और इस समय आपके भागों की संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 है। तो ये हमारे वर्तमान संविधान का वो है कि इस समय हमारे पास में 450 से अधिक आर्टिकल हैं संशोधनों के बाद और भाग हमारे पास 25 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। अब हम बात करें संविधान की प्रकृति कि संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान जो है इसे संघात्मक कहते हैं और कुछ विद्वान इसे एकात्मक यूनिटरी कहते हैं। लेकिन हम दोनों की ही तुलना करेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे किस मायने में हमारा संविधान संघात्मक और किस मायने में संविधान हमारा यूनिटरी एकात्मक है।
चलो, कुछ विद्वानों के अनुसार इसे संघात्मक माना गया है, जिनके अनुसार संविधान में शक्तियों का केंद्र, आपका केंद्र और राज्य दोनों में विभाजन है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में, हम बात कर रहे हैं संघात्मक। तो संघात्मक कौन कौन से फीचर हैं आपके? संघात्मक में मतलब शक्तियां दोनों में, एक केंद्र में और राज्य में, दोनों में बटी, और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी बाध्यता नहीं है सामान्य परिस्थितियों में। अब बात करें हम एकात्मक लक्षण की, तो कुछ विद्वान के अनुसार ये एकात्मक है। इसका अर्थ यह है कि शक्तियों का जो जमावड़ा है वो कहाँ है? केंद्र के पास में। केंद्र और राज्य। कुछ विद्वान कहते हैं कि जिसके अनुसार सारी शक्तियां केंद्र सरकार के में निहित हैं और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है, रहना पड़ता है। तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने के बहुमत न्यायाधीशों का ये मत था कि ये भारतीय संविधान एक तरह से परिसंघात्मक संविधान है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा है कि जो भारतीय संविधान है संविधान जो है, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी वह परिसंघात्मक संविधान है। और वहीं एक विद्वान है आपके जेनिंग्स के अनुसार कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। और वहीं प्रोफेसर के.सी. वियर कहते हैं ने इसे जो है अर्ध संघीय संविधान कहते हैं, क्वासी फेडरल कह देते हैं। और वहीं आपके संविधान विशेषज्ञ दुर्गादास बसु डी.डी. वासु भी हैं, तो वो भी कह देते हैं कि संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से ऐकिक है, किंतु यह दोनों का एक संयोजन है। यह एक नए प्रकार का संघ या मिश्रित राज्य है। तो इनके आधार पर, शक्तियों के आधार पर संविधान को जो है संघात्मक और एकात्मक रूप से व्याख्यायित करा है। ठीक है, तो शक्तियों का आधार है कि कुछ कह देते हैं कि शक्ति का आधार केंद्र के पक्ष में है, शक्ति सारी केंद्र के पास में है और राज्यों को उसके अधीन रहना पड़ता है। अब हम मोटा मोटा बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या हो सकती हैं, जरा बिल्कुल चर्चा करेंगे। और यही आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी है। इसमें आप विशेषताओं में कर सकते हैं कि यह एक लिखित और विशाल संविधान है, लिखित एवं विशाल संविधान। अगला कर सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, अगला कर सकते हैं आपकी जो है ये संप्रभु संपन्न राज्य है। संप्रभु आपका संपन्न राज्य है। अगला कर सकते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
अगला कर सकते हैं इसमें संसदीय सरकारें हैं। संसदीय सरकार। अगला कर सकते हैं आप जो है क्या, मूल अधिकार। अतः फंडामेंटल राइट्स। और अगला कर सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अगला कर सकते हैं आप स्वतंत्र न्यायपालिका। और इसमें अगला कर सकते हैं कि हमें संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का इसमें आपका समन्वय किया गया है। तो ये आपके संविधान के लक्षण हैं। और इसमें अगला कर सकते हैं कि आप जो है इसमें कठोर एवं लचीले संविधान के लक्षण हैं। ये कुछ मायनों में कठोर भी है और कुछ मायनों में नम्य भी है। अगला कर सकते हैं कि जो है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसमें आप आगे और कर सकते हैं कि इसमें केंद्रोन्मुख संविधान, यानी कि इसका जो है केंद्र की ओर जो झुकाव है। दूसरी अगला कर सकते हैं आप इसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की चर्चा की गई है। अगला कर सकते हैं आप इसमें समाजवादी राज्य की संकल्पना है इसमें। और इसमें कर सकते हैं और आगे इसमें मूल कर्तव्य की चर्चा है। इसमें आप एक एक करके सारे पॉइंटों को लिख सकते हैं। लिखते रहिए आप, जहां दिक्कत हो मुझसे पूछिए आप। अब इसमें जो है आप कर सकते हैं कि वयस्क मताधिकार की चर्चा है इसमें। और कर सकते हैं इसमें आपके अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान। अगला कर सकते हैं इसमें विधि के शासन की चर्चा है इसमें, रूल ऑफ लॉ। और आगे इसमें कर सकते हैं कि विभिन्न संविधानों के तत्व शामिल हैं इसमें। तो ये आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आपके एक एक पॉइंट की हम लोग चर्चा बारीकी के साथ इसमें आने वाली क्लासों में हम लोग करते रहेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है वो है आपके हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोगों का मतलब क्या है कि क्यों भारतीय संविधान निर्माताओं ने हम भारत के लोग शब्द का यूज किया, इसके अर्थ और इसके मर्म को समझिएगा, आपका संविधान एकदम स्पष्ट रूप से आपके संविधान जो है समझ में आएगा। इसको बहुत अच्छी गहराई के साथ में आप पढ़ें, इसके बहुत अच्छी समझ के साथ में, क्लैरिटी के साथ में इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें, तो आपका संविधान कभी भी आपके लिए बुरा नहीं लगेगा। और हम चाहते हैं कि हर इस देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति
संविधान को पढ़े, संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, ताकि उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों इस पर इतना जोर दिया और क्यों इसे संविधान में शामिल किया, क्यों इसे भारतीय संविधान का आदर्श कहा जाता है, क्यों इसे जो है भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्यों इसे भारतीय संविधान का मार्गदर्शक कहा जाता है, क्यों इसे भारतीय संविधान का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, क्यों इसे भारतीय संविधान का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके फेवर में और इसके लेकर कई प्रकार के अपने डिसीजन में देते वक्त इसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं और हमेशा वो कहता ही रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारा लिखा हुआ है कि मैं प्रेमर पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि आपका प्रेमर जो स्टार्ट होता है, आपका प्रस्तावना स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनमें समस्त नागरिकों को क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते। तो ये आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे किसी भी पंथ के हों, संविधान आपसे किसी प्रकार का भेद नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई आप पर प्रेशर नहीं डालेगा, किसी प्रकार का आपका कोई बाउंडेशन नहीं लगाएगा। कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भारत एक अपने आप में प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, किसी प्रकार का इस पर बाहरी हस्तक्षेप या बाहरी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम अपनी नीतियों को बनाने में, हम अपने नीतियों को लागू करने में बिल्कुल परफेक्ट रूप से स्वतंत्र हैं। किसी प्रकार का बाहर का कोई बाहरी प्रेशर हमारे सरकारों पर नहीं है। हम समाजवादी हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पंथ निरपेक्ष भी हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे में जोड़ा गया है। और सबसे ज़्यादा विरोध भी, सबसे ज़्यादा इस शब्द को आलोचना झेलनी पड़ रही है। समझ नहीं आता आलोचना से क्यों झेलनी पड़ रही है, आखिर सब शब्द में है क्या। ये तो शब्द को कोई समझ नहीं पा रहा है या समझकर इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसकी भी चर्चा हम अपनी क्लास में आकर करेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी पंथ मानने वाला है, जो भी धर्म को मानने वाला है, जिस भी धर्म का हो, जिस समुदाय का हो, संविधान में कोई मतलब नहीं है। उन सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो सभी सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय को सबको बराबर के मौके मिलेंगे। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता इसमें सभी नागरिकों को बराबर मिली हुई है, कोई किसी भी बंधन रह सकता। चलिए हम अपनी क्लास को थोड़ा सा और आगे जो है बात को बढ़ाते हैं। तो उस संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसे ऐसे ही और इस तरह से आप जो है न देखें, क्योंकि ये भारतीय संविधान निर्माताओं के मन को जानने का एक बेहतर जो हमारे पास में जो एक अच्छा सा विकल्प है।
उनके मन में क्या चल रहा था और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में रहकर क्या सोचा था, इस बात से भारतीय संविधान निर्माता अनभिज्ञ नहीं थे। उन्हें सब कुछ पता था कि इस देश में पहले से ही सांप्रदायिकता के बीज बोए जा चुके हैं और इस सांप्रदायिकता की वजह से इस देश के दो टुकड़े हो चुके हैं और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में अब ये देश जो है अन्य कई टुकड़ों में भाषा में बटे, क्योंकि भाषा के नाम पर राज्यों के बंटने की या राज्यों के नए गठन होने की मांग बलवती होती जा रही थी और यह अतीत से हो रही थी और कई प्रकार की अन्य सांप्रदायिक चीज़ें भी हमारे सामने थी, हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थी। तो उन्होंने प्रस्तावना में उन समस्त अच्छे तत्वों को समावेश किया है। धन्य है वो संविधान सभा और धन्य है उस संविधान सभा के व्यक्ति जिन्होंने इतने बेहतर संविधान को हमारे सामने और आप सभी के लिए इतना प्रेजेंट किया है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के साथ में परिवर्तन होना चाहिए और होता भी रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप परिवर्तन के नाम पर आप कुछ भी कर रहे हैं। चलिए, प्रस्तावना का महत्व। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवारी यूनियन बाद में यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग नहीं है। पहली बात उन्होंने ये कह दिया। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की एक कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वहाँ इसके अर्थ को समझने के लिए हमें प्रस्तावना की, हमें प्रियम्बल की सहायता ले लेनी चाहिए। वहीं केशवानंद भारतीवाद में तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जब संविधान के अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके हैं तो उसके बाद प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया। और वहीं केशवानंद भारती मामले में ही यह निर्णय दिया गया कि संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना में समाहित संविधान के जो बुनियादी तत्व हैं उसमें संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकते। तो इस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके महत्व को जो है आगे बढ़ा दिया। तो अब जो मान के चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं संविधान के ढांचे, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा? तो आधारभूत ढांचे की स्पष्ट रूप से आपके भारतीय संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से कुछ सिद्धांत बताए हैं कि ये आपके एक तरह से भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा तय करते हैं। चलिए, इसमें केशवानंद भारती केस में तथा बम्बई मामले में तो इसे जो है बताया गया था कि किन किन माध्यम से और क्या क्या आपका जो है संविधान का बुनियादी ढांचा हो सकता है। तो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है तो वो आपका बहुत ज़रूरी है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका प्रस्तुत करता है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता, पहला हम ले लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, पहला आधारभूत आपका तत्व। तो ये पहला आधारभूत तत्व जो है आपका केशवानंद भारती मामले में बम्बई राज्य और राजस्थान राज्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में इसको बताएं।
उसके बाद में आपका कानून का शासन। कानून का शासन, यह भी आपका बीएसटी का ही भाग है। प्रस्तावना में शामिल उद्देश्य। उद्देश्य न्यायिक पुनरावलोकन, अगला है आपका शक्तियों का विभाजन। अगला आप कर सकते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगला कर सकते हैं आपकी संप्रभुता। अगला कर सकते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला कर सकते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला कर सकते हैं आप जो है अनुच्छेद अगला आप कर सकते हैं कि आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। अगला कर सकते हैं आप जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और इसमें आगे कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत सब संशोधन की शक्तियों की सीमाएं। अगला कर सकते हैं स्वतंत्र एवं स्वच्छ निर्वाचन के सिद्धांत। अगला कर सकते हैं संसदीय व्यवस्था। अगला कर सकते हैं आप मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य। अगला कर सकते हैं कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा का होना। अगला कर सकते हैं भाग 3 में मूल अधिकारों का मूल तत्व। अगला कर सकते हैं समानता का सिद्धांत। अगला कर सकते हैं आर्टिकल 223 के अधीन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल। और अगला कर सकते हैं आप 9वीं अनुसूची को आधारभूत संरचना के तहत पुनरावलोकन किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 संविधान की आधारभूत संरचना का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार निरस्त किए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने के लिए व्यक्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हैं आपके बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी के कुछ तत्व जिनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान के एक आधारभूत तत्व है। अब हम बात करें भारत में सहकारी संघवाद, तो सहकारी संघवाद है, एक विद्वान हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो सहकारी संघवाद के अंतर्गत होता क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक परस्पर सहयोग, समन्वय और सहकारिता के आधार पर कार्य करती हैं। तो भारत में सहकारी अथवा जो सहयोगी संघवाद है उसकी स्थापना के लिए कुछ तत्वों का होना बहुत जरूरी है। किन तत्वों के माध्यम से दोनों सरकारें मिलजुल कर काम करती हैं, जरा वो भी देखें। जैसे भारत की जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अगला है आपका प्लानिंग कमीशन, जिसका वर्तमान में नाम आपका कर दिया है नीति आयोग। अगला है आपका अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन। अगला कर सकते हैं आप फाइनेंस कमीशन। अगला कर सकते हैं आप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। अगला कर सकते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था। अगला कर सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगला कर सकते हैं राज्यपालों का सम्मेलन। तो इनके माध्यम से एक सहकारी संघवाद की तत्व भी हमें प्राप्त होते हैं। तो वहीं आपका भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से हैं, जरा उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं, संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, आर्टिकल 256। अगला कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों के पास में अपना कोई संविधान नहीं। अगला कर सकते हैं महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप। अगला कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास होना। अगला कर सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति और केंद्र के अधीन रहना। अगला कर सकते हैं आपका एकीकृत न्याय व्यवस्था। अगला कर सकते हैं संविधान संशोधन करने की पहल या अधिकार केंद्र के पास होना। अगला कर सकते हैं आप राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति। अगला कर सकते हैं कि आपातकाल में पूर्णतः भारतीय संविधान का एकात्मक होना। अगला कर सकते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति करना भी। अगला कर सकते हैं कि आपका एकल नागरिकता, कि केवल व्यक्ति के पास में नागरिक केवल भारत की नागरिकता है, किसी अन्य स्टेट की नागरिकता नहीं। केंद्र राज्यों की सीमा, उसके नाम, उसके क्षेत्र में फल में परिवर्तन कर सकता है, इस शक्ति का होना भी, और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होना। तो ये सारे फीचर्स हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक लक्षण प्रदान करते हैं। अब हम बात करें भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की, तो इसमें सबसे पहले आपका अगर हम रख दें तो एक आपका है लिखित संविधान, दूसरा है आपका संविधान की सर्वोच्चता, और अगला कर सकते हैं आप इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, और केंद्र और राज्य दोनों की पृथक सरकारें हैं, उच्च सदन की जो उपस्थिति है, और अन्य तत्व भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि
भारत में जैसे अगर हम बात करें कि जैसे देश में हमारे प्रधानमंत्री का एक चमत्कारिक स्वरूप भी है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली आपसे बात कर रहा हूँ कि जो केंद्र के पक्ष में है, तो जो भारत में जो दलीय स्वरूप है और भारत का प्रधानमंत्री का जो चमत्कारी व्यक्तित्व है, योजना आयोग है और राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संघात्मक लक्षणों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा संविधान न तो पूर्ण रूप से संघीय है और ना ही पूर्ण रूप से हमारा एकात्मक है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला एक नया नवीन प्रकार का मिश्रित परिसंघ मान लो, जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट भी है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, और साधारण परिस्थितियों में दोनों ही स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। और जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तब उस कंडीशन में केंद्र को राज्य में अपना हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से कुछ आपके लक्षण हैं जो आपको इंगित करते हैं कि कौन से लक्षण संघात्मक शासन की व्यवस्था को तय करता है और कौन से लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था को तय करते हैं, और कमोबेश रूप में दोनों ही लक्षण हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम अपनी चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के शोध के बारे में, कि हमारा भारतीय संविधान जो है किन किन देशों के संविधान के अध्ययन के बाद में या किन किन देशों के संविधान के अच्छे तत्वों से मिलकर बना है। तो हमारे भारतीय संविधान में मान के चलिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम, इस एक अकेले संविधान से हमारा 70% हिस्सा लिया गया है। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका 70% हिस्सा हमारे संविधान में इस समय मौजूद है, और कभी कभी इसी को लेकर भारतीय संविधान पर आरोप भी लगता है, और अन्य उपबंधों के माध्यम से या अन्य जो तत्व हैं वो कहाँ से कैसे कैसे लिए गए हैं वो भी हमारे चर्चा का विषय, और वो भी आपका बन जाता है। कि जैसे जापान के संविधान से हमें कानून द्वारा स्थापित शब्दावली को ले लिया जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमें संशोधन की प्रक्रिया मिल जाती है, और सोवियत संघ के संविधान से हमें मूल कर्तव्य मिल जाते हैं, फ्रांस के संविधान से हमें गणतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था मिल जाती है, और जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहाँ से हमें आपात उपबंध हैं, आपातकाल है, और आपातकाल में जो है मूल अधिकारों का जो सस्पेंशन है या निलंबन है वो प्रक्रिया वहाँ से ली गई। और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से हमारी जो संवर्धित सूची तथा व्यापार वाणिज्य और समागम की जो आपकी स्वतंत्रता ली गई है, और वहीं कनाडा के संविधान से संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, और आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन आदि जो रीति है आदि पद्धति हमारी वहाँ से ली गई। अब हम बात करें अमेरिकी संविधान तो अमेरिकी संविधान से हमारे जो है संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, एक स्वतंत्र जो है आपकी निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन, और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उच्चतम तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो प्रावधान है वहाँ से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, राष्ट्रमंडल और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, और संसद की जो प्रक्रिया है, और विशेषाधिकार और परमाधिकार रिट आदि वहाँ से हमारी ली गई।
तो इस प्रकार से विदेशी संविधानों का हमारे संविधान पर काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है।